हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या हो अगर 12वीं सदी का एक ग्रंथ हमें प्राचीन भारत की एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाए। आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक परिशिष्ट की दुनिया में चलेंगे। चाणक्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है। एक ऐसे जीनियस की, एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की जो कभी हारा ही नहीं। मौर्य साम्राज्य का वो निर्माता जिसकी हर एक चाल कामयाबी की गारंटी हुआ करती थी। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर उनकी ये जो कभी ना हारने वाली छवि है वो पूरी तरह से सच ना हो? क्या हो अगर उनकी पहली और सबसे बड़ी योजना एक बहुत बड़ी नाकामी थी? यही सवाल हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने की तरफ ले जाता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए आज चाणक्य की उस कहानी को जानते हैं जो आम तौर पर हमें सुनाई नहीं जाती। कहानी उनकी पहली रणनीतिक भूल की। तो देखिए, एक कहानी ये भी है कि चाणक्य ने सीधे नंद साम्राज्य के दिल यानी उनकी राजधानी पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसी हार ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उन्होंने केंद्र के बजाय पहले सीमाओं पर ध्यान दिया, छोटे छोटे राज्यों को जीता और राजा पर्वतक जैसे ताकतवर सहयोगियों को अपने साथ मिलाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कहानी जो चाणक्य को कहीं ज्यादा मानवीय दिखाती है, आखिर आती कहाँ से है? और इसी कहानी का जो स्रोत है वही हमारी आज की खोज का केंद्र है। चलिए उस ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं जिसने इस पूरी कहानी को सदियों से सहेज कर रखा है। इस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन और इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। परिशिष्ट का मतलब होता है अपेंडिक्स, मतलब एक ऐसा हिस्सा जो किसी बड़ी किताब को पूरा करने के लिए आखिर में जोड़ा जाता है। इससे लिखने वाले थे 12वीं सदी के महान जैन विद्वान, कवि और दार्शनिक आचार्य हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन दरअसल उनके एक बहुत बड़े ग्रंथ त्रिषष्टि शाला का पुरुष चरित्र के एक स्वतंत्र परिशिष्ट के तौर पर लिखा गया था, जो उस मुख्य ग्रंथ की कहानियों को और आगे बढ़ाता है। आचार्य हेमचंद्र की विद्वत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के लोग उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते थे, मतलब अपने समय का सर्वज्ञानी। सोचिए, ये उपाधि ही उनके ज्ञान और उनकी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये ग्रंथ आखिर है किस बारे में? चलिए अब इसके मुख्य विषय और इसके विशाल ऐतिहासिक दायरे को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है। हम बात कर रहे हैं 3460 छंदों के एक विशाल संस्कृत महाकाव्य की। इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। ये ग्रंथ इतिहास के एक बहुत लंबे दौर को अपने अंदर समेटे हुए है, लगभग 480 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। ये हमें मगध के शुरुआती राजाओं से लेकर नंदवंश, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना से लेकर अशोक और उनके पोते संप्रति तक एक पूरी यात्रा पर ले जाता है। परिशिष्ट पर्वन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये शुरुआती जैन गुरुओं के इतिहास को उस दौर के राजनीतिक इतिहास के साथ मिलाकर पेश करता है। मतलब एक तरफ मगध और मौर्य साम्राज्य की घटनाएं चल रही हैं और उसी पृष्ठभूमि में जैन परंपरा की कहानी भी आगे बढ़ रही है। अब आते हैं इस ग्रंथ के उस हिस्से पर जो इसे भारतीय इतिहास के लिए बेशकीमती बना देता है, और वो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी एक अहम जानकारी। जी हाँ, परिशिष्ट पर्वन उन कुछ मुख्य ऐतिहासिक स्रोतों में से एक है जो इस बात की पुष्टि करता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी दौर में जैन धर्म अपना लिया था। यह ग्रंथ हमें विस्तार से बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित हुए, कैसे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और आखिर में अपना विशाल साम्राज्य त्याग कर एक तपस्वी का जीवन जिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्राचीन ग्रंथ आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये हमें इतिहास के बारे में क्या सिखाता है? यहाँ हमें इतिहास के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, जो ज्यादातर राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों पर ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ परिशिष्ट पर्वन जैसा जैन ग्रंथ हमें नैतिकता, धर्म और ऐतिहासिक किरदारों के मानवीय पहलुओं पर सोचने को मजबूर करता है। और यही बात इस ग्रंथ को खास बनाती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए कई अलग अलग नजरियों को जानना कितना जरूरी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे किरदारों की कहानी का एक और पहलू मौजूद हो सकता है, तो जरा सोचिए, इतिहास के इन परिशिष्टों में, इन अपेंडिसेस में और कितनी ही अनकही कहानियां अपनी खोज का इंतजार कर रही होंगी।